हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फॉरेन एक्सचेंज की रेट जिसमें हमने स्थायी विनिमय दर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर क्या होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर वो दर होती हैं जो किसी भी प्रकार की मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। बाजार की शक्तियों से तात्पर्य मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। परिवर्तनशील विनिमय दर की व्यवस्था निम्न प्रकार रही। सबसे पहले 1914 से 1925 तक का काल आया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण सर्वप्रथम परिवर्तनशील विनिमय दर की व्यवस्था विश्व में 1914 से लेकर 1925 तक प्रचलन में रही। उसके बाद 1931 से 45 तक का काल। 1930 में तीसा की महान मंदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का परित्याग करना पड़ा और स्थिर विनिमय दर के स्थान पर परिवर्तनशील विनिमय दरों को अपनाया गया। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना तक परिवर्तनशील विनिमय दर प्रचलन में रही। उसके बाद 1974 से लगातार 1973 में डॉलर के दोबारा अवमूल्यन और 1974 में येन के अवमूल्यन के बाद से लेकर अब तक विश्व व्यवस्था में परिवर्तनशील विनिमय दरें ही प्रचलन में रही हैं। तो ये परिवर्तनशील विनिमय दर की व्यवस्था जो प्रचलन में रही उनका समय है, ये सीधा सा याद रखना है। पहली बार प्रारंभ हुई थी प्रथम युद्ध के बाद से, फिर दूसरी बार प्रारंभ हुई तीसा की महान मंदी के बाद से, और फिर 1974 से लगातार। अब आगे बात करते हैं परिवर्तनशील विनिमय दरों की लोकप्रियता की अनुकूल परिस्थितियों अथवा वातावरण। यानी विनिमय दर को अपनाया गया, उसके पक्ष में कौन कौन सी बातें हुई या उसकी लोकप्रियता की अनुकूल परिस्थितियां किस प्रकार रही विश्व में। सबसे पहले पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं उनके कारण निश्चित विनिमय दर प्रणाली में विश्वास कम होता जा रहा है दुनिया भर में। इनमें कौन कौन सी घटनाएं सामने आई है, इनमें सबसे पहला आया था पौंड संकट। ब्रिटेन को अपनी मुद्रा पौंड की विदेशी बाजारों में कीमत गिर जाने के कारण नवंबर 1967 में पौंड का पुनः अवमूल्यन करना पड़ा था। दूसरा स्वर्ण संकट। विदेशी भुगतान में स्वर्ण की कमी के कारण 17 मार्च 1968 को स्वर्ण निकाय भंग कर दिया गया। स्वर्ण का क्रय विक्रय दो दरों पर होने लगा, $35 प्रति औंस की अधिकतर बाजार दरें और दूसरा मांग व पूर्ति के अनुसार निर्धारित खुली बाजार दरें। नवंबर 1973 में स्वर्ण की इस दो मूल्य प्रणाली का अंत कर दिया गया। तीसरा क्या हुआ? फ्रैंक संकट। विश्व बाजारों में फ्रैंक की साख गिर जाने के कारण उसकी परिवर्तनशीलता को खतरा उत्पन्न होने लगा और 10 अगस्त 1969 को फ्रैंक का अवमूल्यन किया गया। फिर मार्क का पुनर्मूल्यन। ये सब जो दी हुई है ये विभिन्न देशों की मुद्राएं हैं। मार्क का पुनर्मूल्यन। जर्मन मार्क की मांग में अभिवृद्धि के कारण जर्मनी की इच्छा न होते हुए भी 24 अक्टूबर 1969 को मार्क का मूल्य 9.2896% से बढ़ा दिया गया। फरवरी 1971 तथा जून 1973 में भी मार्क के मूल्य में अभिवृद्धि की गई। डॉलर संकट। अमेरिकी की भुगतान संतुलन की बढ़ती हुई प्रतिकूलता तथा उसके स्वर्ण कोषों में निरंतर कमी के कारण 1971 में अमेरिकी डॉलर की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता की समाप्ति की घोषणा की गई तथा दिसंबर 1971 में डॉलर का 7.9% की दर से अवमूल्यन कर दिया गया। स्टर्लिंग संकट। जून 1972 में ब्रिटेन के पौंड पर दबाव बढ़ने के कारण पौंड की विनिमय दर का निर्धारण खुले बाजार पर छोड़ दिया गया। येन संकट। जापान की मुद्रा येन पर दिसंबर 1973 पर भारी दबाव बढ़ा, जिसके कारण 7 जनवरी 1974 को जापान का येन का 6.57% से पुनर्मूल्यन करना पड़ा। यानी कुछ ये मुद्राएं हैं जिन पे विभिन्न तरह का दबाव महसूस किया गया, या तो उनका पुनर्मूल्यन किया गया या उनका अवमूल्यन किया गया। तो इस प्रकार जो ये घटनाएं घटी, इनसे स्थिर विनिमय दर जो प्रचलन में थी उनसे लोगों का विश्वास कम होने लगा और परिवर्तनशील विनिमय दर बढ़ती चली गई या उसको
अपनाने लग गए देश। सीधी सी बात यह है। अब बात करते हैं परिवर्तनशील विनिमय दरों के लाभ, महत्व, वांछनीयता, पक्ष में तर्क। पहला है वास्तविक स्थिति की सूचक। किसी देश की वास्तविक स्थिति की सूचक या वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान परिवर्तनशील दरों से हो सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहने पर विनिमय दर में भी स्थायित्व बना रहता है। परिवर्तनशील विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्य बनाए रखने में सहायक होती हैं और देश की एक्चुअल सिचुएशंस या एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बता सकती हैं। भुगतान संतुलन का नियंत्रक। परिवर्तनशील दरों के कारण प्रत्येक देश का भुगतान संतुलन स्वतः ही नियंत्रित होता रहता है। विनिमय दरों में कमी आने पर आयात महंगे पड़ते हैं, अतः उनमें कमी होती है। दूसरी ओर निर्यात सस्ते पड़ने से उनकी मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रकार संतुलन बना रहता है। स्वतंत्र आंतरिक आर्थिक नीति। परिवर्तनशील दरों में प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों की आवश्यकता नहीं रहती, अतः सरकार आंतरिक मामलों में स्वतंत्र आर्थिक नीति अपना सकती है, यानी किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाती। मौद्रिक नीति का सफल संचालन। परिवर्तनशील विनिमय दर के कारण अल्पकाल में मौद्रिक नीति को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति और संकुचन जैसी स्थितियों को केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रबंध के उपायों के द्वारा आसानी से सफलतापूर्वक कंट्रोल कर सकता है। सट्टे की क्रियाओं में भी कमी आती है, क्योंकि परिवर्तनशील विनिमय दरों के कारण जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके कारण उन्हें भारी हानि हो सकती है। इस वजह से जो स्पेकुलेशंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, सट्टे की जो क्रियाएं हैं, वो कुछ सीमा तक बाधित होती हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर के कारण स्वतंत्र विश्व व्यापार संभव है, क्योंकि हर देश में पेमेंट या हस्तांतरण की समस्या नहीं आती। इस वजह से स्वतंत्र विश्व व्यापार करना संभव है। परिवर्तनशील विनिमय दरों के कारण सस्ती लागत। निश्चित दरों को बनाए रखने के लिए प्रबंध व्यवस्थाओं तथा नियंत्रण को अपना आवश्यक उनको खर्चा करना होता है, लेकिन विनिमय दर के कारण इस प्रकार के व्यय से मुक्ति मिल जाती है। इस वजह से कॉस्ट भी सस्ती होती है, आर्थिक विकास में सहायक हैं। परिवर्तनशील विनिमय दरों के कारण विकास कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री का तीव्र गति से आयात होता रहता है, निर्मित माल का निर्यात होता रहता है। इस प्रकार विकास को गति मिलती रहती है। अवमूल्यनों से मुक्ति। परिवर्तनशील विनिमय दरों के कारण विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार होता है, यानी बाजार की शक्तियों के द्वारा डिटरमाइन होता है। अतः विनिमय दर वास्तविकता के निकट बनी रहती हैं। इस प्रकार अवमूल्यनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम गिना सकते हैं कि परिवर्तनशील विनिमय दर के क्या महत्व हैं। अब बात करते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर के दोष क्या हैं, कठिनाइयाँ क्या हैं। पहला कठिनाई है अविश्वसनीय। परिवर्तनशील दरों के माध्यम से भुगतान संतुलन में सदैव साम्य बने रहने की संभावना कम रहती है, क्योंकि विनिमय दरों की परिवर्तनशीलता के कारण पूंजी के आवागमन में वृद्धि हो जाती है, जिससे अनेक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट तर्क जो है इसके दोष या सीमाओं में वित्तीय साधनों की बर्बादी। परिवर्तनशील दरों में होने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्ति अस्थायी होने के कारण आयात निर्यात भी डामाडोल की स्थिति में रहते हैं। अतः विभिन्न उद्योगों के विनिमय वित्तीय साधनों भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। विदेशी व्यापार को धक्का। परिवर्तनशील विनिमय दरों के कारण स्वतंत्र बाजार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका लाभ केवल विकसित राष्ट्र ही उठा पाते हैं। अर्धविकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र अपने आयात निर्यात को बढ़ा पाने में असमर्थ होते हैं। सीमित पूंजी प्रवाह। परिवर्तनशील विदेशी विनिमय दर कम विश्वसनीय माने जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के विनियोजक पूंजी लगाने में हिचकिचाते हैं। अतः एक देश से दूसरे देश को पूंजी का आवागमन सीमित हो जाता है। आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। विनिमय दरों के परिवर्तनशील विनिमय दर के कारण जो आर्थिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं तथा जो अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, उससे आयात निर्यातों की अस्थिरता बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास में अस्थिरता देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील विनिमय दर में भी दोष हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तनशील विनिमय दर कंपैरिजन टू स्थायी विनिमय दर की तुलना में ठीक है। अब बात करते हैं
परिवर्तनशील दरों के भी कुछ स्वरूप हैं। कौन कौन से परिवर्तनशील दरों के लिए निम्न स्वरूपों को अपनाया गया है या सुझाव दिए हैं। पहला है क्षेत्रीय प्रस्ताव। इसमें क्या है, उतार चढ़ाव की सीमा को बढ़ाकर 10% तक करने का सुझाव। प्रारंभ में यह 1% थी, फिर उसको जनवरी 1972 में बढ़ाकर 2.25 कर दिया गया। अब इसको बढ़ाकर सुझाव है कि 10% तक कर दिया जाए। दूसरा है मुक्त लोचदार दरें। विनिमय दर को मुक्त लोचदार दरें से तात्पर्य है कि विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, उनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और तीसरा है खिसकता बिंदु। खिसकता बिंदु वह होता है जिस पर किसी देश की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय मांग व पूर्ति समान होती है। रॉबर्ट हेलर ने परिवर्तन विनिमय दरों को 2 श्रेणी में रखा है, स्वतंत्र दर और अधिकीलन दर। खिसकता बिंदु, यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि खिसकता बिंदु है क्या। इसको देखते हैं। खिसकता बिंदु प्रणाली का सुझाव एच विलियमसन ने दिया था। एच विलियमसन ने क्षेत्रीय परिवर्तन तथा मुक्त लोचदार दरों के मध्य में खिसकता बिंदु प्रणाली का सुझाव दिया, यानी इन दोनों के मध्य में खिसकता बिंदु का सुझाव दिया था एच विलियमसन ने। इसके अनुसार विनिमय दर निश्चित तो की जाती है, परंतु इसे खिसकने की अनुमति होती है। यानी निश्चित तो होगी विनिमय दर, लेकिन वो खिसक सकती है। इसी वजह से इसका नाम खिसकता हुआ बिंदु है। और यह वह बिंदु होता है जिस पर किसी देश की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय मांग व पूर्ति समान रहती है। तो इसकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। फिर रॉबर्ट हेलर, उन्होंने परिवर्तनशील विनिमय दर को 2 श्रेणियों में रखा, स्वतंत्र दर और अधिकीलन दर। यहाँ से भी इनकी डेफिनेशंस को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्र दर क्या होती है? जब किसी देश द्वारा अपनी विनिमय दर को पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरा जो प्रकार है अधिकीलन दर, जब एक देश अपनी मुद्रा की विनिमय दर को किसी एक देश या अन्य देशों की मुद्रा के मूल्यों से संबंध कर सकता है, यानी एक देश अपनी मुद्रा की विनिमय दर को दूसरी देशों की मुद्रा के साथ जोड़ सकता है, संबंध कर सकता है, उसे अधिकीलन दर कहते हैं। अधिकीलन दर 2 रूप में होती है। एकल मुद्रा अधिकीलन, यानी एक देश अपनी मुद्रा की विनिमय दर को दूसरे देश, केवल एक देश के साथ संबंध करता है, तो उसे एकल मुद्रा अधिकीलन कहा जाता है। और टोकरी अधिकीलन से तात्पर्य जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का विनिमय मूल्य किसी देश विशेष की मुद्रा के मूल्य के संबंध में न करके कुछ देशों की मुद्राओं के समूह मूल्य से संबंध करता है, यानी एक देश की मुद्रा से संबंध न करके कुछ देशों की मुद्रा के मूल्य के साथ संबंध किया जाता है, तो इसे टोकरी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा देशों की मुद्रा के मूल्य से संबंध किया गया है, इस वजह से टोकरी की संज्ञा दी गई है। यहाँ के केवल एक देश की मुद्रा के मूल्य के साथ संबंध करता है, इस वजह से एकल मुद्रा अधिकीलन कहा जाता है। तो ये रॉबर्ट हेलर के अनुसार 2 श्रेणियां थी। दूसरा जो प्रकार है परिवर्तनशील विनिमय दर का, पहला प्रकार क्या था? पहला प्रकार था स्थायी एवं परिवर्तनशील। दूसरा अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय दरें। अनुकूल विनिमय दर क्या होती है? यहाँ से भी डेफिनेशंस के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुकूल विनिमय दर जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में बढ़ने लगता है, वह अनुकूल विनिमय दर कहलाती है। और प्रतिकूल विनिमय दर जब स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले विदेशी मुद्रा की मात्रा पहले से कम मिलने लगे, वो प्रतिकूल विनिमय दर, यानी मुद्रा का मूल्य अगर गिरने लग जाता है दूसरे देश की तुलना में, तो वो प्रतिकूल विनिमय दर कहलाती है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा प्रकार है तत्काल एवं अग्रिम विनिमय दर। तत्काल विनिमय दर क्या होती है? वह विनिमय दर होती है जिस पर मुद्राओं का विनिमय उसी समय अथवा उसी दिन हो जाता है जिस समय वह उद्धृत की गई हो, यानी हैंड टू हैंड तत्काल, हैंड टू हैंड उसी समय मुद्रा का विनिमय डिसाइड कर लिया जाता है जिसमें वह उत्पन्न होती हैं। और अग्रिम विनिमय दर क्या होती है? वह दर जो भविष्य के किसी समय के लिए वर्तमान में निश्चित कर दी जाती है, यानी डिसाइड तो प्रेजेंट में करेंगे लेकिन किसी फ्यूचर टाइम के लिए डिसाइड कर दी जाती हैं, उसे अग्रिम विनिमय दर कहते हैं। अग्रिम विनिमय दर के लाभ क्या क्या हैं? जोखिम से सुरक्षा करती हैं कि यदि भविष्य में कोई जोखिम आती है तो उसका भुगतान जो वर्तमान में निश्चित कर दी गई है उसी दर से होता है, इस वजह से जोखिम से सुरक्षा माना गया है। विनियोक्ताओं को लाभ होता है।
ऋणी एवं ऋणदाता भी इससे लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। विनिमय दरों में स्थायित्व। अग्रिम विनिमय के सौदों के व्यवसायी अपने अनुभव, बाजार की तत्कालीन परिस्थितियों व मांग पूर्ति के पूर्वानुमान के आधार पर क्रय विक्रय के सौदे करते रहते हैं। इससे मांग व पूर्ति के शक्तियों में साम्य के कारण विनिमय दरों में स्थायित्व बना रहता है। आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तो ये अग्रिम विनिमय दर के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं। वैसे ही अग्रिम विनिमय दर के नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। विनिमय दर निर्धारण की समस्या रहती है कि फ्यूचर के लिए वर्तमान में क्या विनिमय दर डिसाइड की जाए, क्योंकि फ्यूचर असंभव है। इस वजह से विनिमय दर के निर्धारण की समस्या थोड़ी बनी रहती है। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। तत्काल व अग्रिम विनिमय दर के अंतर के कारण विदेशी विनिमय में सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। सट्टेबाजी के कारण कई बार बाजार में किसी विदेशी मुद्रा विशेष की कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाती है, हानि की संभावना बनी रहती है। अग्रिम विनिमय से कभी कभी हानि की संभावना व संभावित लाभ न मिलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लागत में वृद्धि और सभी मुद्राओं में सौदे नहीं होना। तो ये कुछ अग्रिम विनिमय दर की समस्याएं भी हैं। ये 3 प्रकार की हैं। चौथा जो प्रकार है अधिकृत एवं गैर अधिकृत विनिमय दर। जब विदेशी विनिमय के सौदे सरकार द्वारा निर्धारित अथवा घोषित दरों पर किए जाते हैं तो वह विनिमय दर अधिकृत विदेशी विनिमय दर कहलाती है। और इसके विपरीत जब सरकार द्वारा घोषित अधिकृत दरों से कम या अधिक दरों पर विदेशी विनिमय के सौदे तय होते हैं तो वो गैर अधिकृत विनिमय दर कहलाती हैं। तो ये कुछ विनिमय दरों के जो प्रकार थे, मोस्टली 3 जो प्रकार थे हमने पढ़े, स्थायी और परिवर्तनशील। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा जो प्रकार था अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय दर। तीसरा तत्काल एवं अग्रिम विनिमय दर। तो यहाँ से बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं और छोटे क्वेश्चंस, लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।